और पेपर कितने घंटे में खत्म होना है। अगर कोई मुझसे पूछे ना इस पूरी परीक्षा में सफलता के लिए अगर केवल एक स्किल चाहिए हो, वैसे एक चाहिए नहीं, लेकिन अगर मान ले कोई कहेगी सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण क्षमता या दक्षता कौन सी है, तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा कि वो है आंसर राइटिंग स्किल। AWS की फुल फॉर्म में कोई भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसका मतलब है आंसर राइटिंग स्किल। क्या होती है आंसर राइटिंग स्किल? जैसे एक बच्चे ने पूछा भी शायद कि आंसर राइटिंग पे क्या कैसे काम होना चाहिए, हर क्लास में बच्चे पूछते ही हैं कैसी स्किल चाहिए यूपीएससी के लिए। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। मुख्य समस्या क्या आती है? जीएस में आती है। ऑप्शनल में भी अब लगभग वो समस्या आनी शुरू हो गई है, जो पहली समस्या है। आंसर राइटिंग स्किल की जो पहली समस्या है वो है स्पीड की समस्या। राइटिंग स्पीड कैसी है आपकी? देखिए सिंपल सा गणित है, ज्यादा लंबा चौड़ा गणित है नहीं। यूपीएससी कहती है कि जीएस के पेपर में सामान्यतः है पहले 3 पेपर से आमतौर पर 20 क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। एक पेपर है 20 क्वेश्चन से, और पेपर कितने घंटे में खत्म होना है? 3 घंटे में होना है। 180 मिनट है, तो 180 मिनट है और 20 क्वेश्चन से, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपसे 9 मिनट में एक प्रश्न की उम्मीद कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा गणित है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 9 मिनट एक प्रश्न। फिर वो जनरली आपसे कहते हैं कि आप प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिख दीजिए, जिसका मतलब ये हुआ कि मोटे तौर पे वो चाहते हैं कि 9 मिनट में 200 शब्द आप लिख सकते हो, ठीक। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि 3 घंटे में आप केवल लिखते तो है नहीं, पढ़ते भी हैं, पॉइंट्स भी सोचते हैं, वो सब भी तो करते ही होंगे। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 9 मिनट में से 1 मिनट आपका बाकी चीजों में चला ही जाता होगा, प्रश्न को पढ़ने में, सोचने में, पॉइंट्स दिमाग में लाने में जाता ही होगा। इसका मोटा मोटा सा मतलब ये होगा कि अगर आप 8 मिनट में 200 शब्द लिख लेते हैं तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। स्पष्ट है यहाँ तक? फिर मैंने जब आईएएस टॉपर से बात की, कई टॉपर से बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जनरली जैसे देखिए 200 शब्द हैं, अब आप ठीक 200 शब्द लिखेंगे तो होगा नहीं, आप काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट करेंगे तो काउंटिंग के चक्कर में 2 सवाल छूट जाएंगे आपके, काउंट कर नहीं सकते। अनुमान से लिखेंगे, अंदाजे से लिखेंगे। अब अनुमान से लिखने का मतलब क्या हुआ? 200 शब्द में 10-15% कम भी लिख सकते हैं, 10-15% ज्यादा भी लिख सकते हैं, यानी 170-160 से लेकर 230-240 के बीच में आपका उत्तर कहीं ना कहीं रहता है। और मुझे आईएएस के टॉपर्स ने, मतलब जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, लगभग सबसे मेरा अच्छा परिचय है ही, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जनरली हमने कोशिश की कि 200 शब्दों वाले प्रश्न में लगभग 220, 230, 240 शब्द लिखे। और जितनी जगह यूपीएससी ने दी है आंसर शीट में, आपको पता है ना कि आंसर शीट कैसी होती है, उसमें प्रश्न भी होता है, आंसर भी उसी में होता है, उसी में लिखना होता है, अलग से शीट नहीं होती है। तो जितनी जगह यूपीएससी ने दी है आंसर लिखने के लिए, हम उसमें से बिल्कुल भी जगह छोड़े नहीं और पूरा का पूरा भर गया है, क्योंकि उससे एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है कि भाई इस बच्चे ने ठीक से पढ़ाई की हुई है, पूरा लिखा है। अच्छा, ज्यादा शब्द लिखे हैं, नंबर काटने, वो इसलिए काम नहीं आता कि उतना स्पेस यूपीएससी नहीं दिया हुआ है। जब यूपीएससी नहीं उतना स्पेस दिया है तो जनरली एक विश्वास रहता है कि हाँ शब्द लगभग उतने ही होंगे, थोड़े ज्यादा हुए होंगे। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा रैंक हासिल करूं, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे पहला रैंक पहले अटेम्प्ट में कैसे आ सकता है, अगर ऐसा भाव मन में है आपके, तो एक बात और समझ लीजिए कि आपको 8 मिनट में 200 शब्द नहीं, आपको 8 मिनट में लगभग 225 शब्दों की एवरेज लानी पड़ेगी। 225, 230, 240 लगभग ये स्थिति आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे 240 कर दूं, जो कि शानदार एवरेज हो जाएगी, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 30 शब्द लिखने की स्थिति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कितना सिंपल है, 8 मिनट में 240, तो 1 मिनट में 30 शब्द लिखने आपको, सो सिंपल। अब करना ये है कि आप जब घर जाएंगे या रूम पे जाएंगे, आज लिख के देखिएगा। तो हंसी आ गई ना जोर से? आज घर जाके लिख के देखिएगा। कैसे लिखेंगे? आपके मोबाइल फोन में स्टॉप वॉच का ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना? और स्टॉप वॉच लगा लीजिए और लिखिए। लिखना ऐसे टॉपिक पे जिसमें सोचने की जरूरत ना पड़े आपको, केवल राइटिंग स्पीड लिखनी है, सोचने का मामला नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टॉपिक क्या हो सकता है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने बारे में लिखिए, अपनी जिंदगी के बारे में, मेरी कहानी। पहले 5 मिनट सोच लीजिए कौन कौन सी बातें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। जब दिमाग में क्लियर हो जाए तब स्टॉप वॉच शुरू कीजिए, खटाक से लिखिए उसे 5 मिनट में। और जिनको अपने से ज्यादा रुचि दूसरों में है, वो दूसरों की कहानी लिखने कि उसकी कहानी, ऐसा कुछ करके लिखना, देखिए उसको, है ना। करना यह है कि आपको 8 मिनट का टाइमर लगा लेना है और 8 मिनट के बाद देखना है कि शब्द 240 हुए या नहीं हुए। मेरा अनुमान है कि अभी वो 150 के आसपास होंगे लगभग एवरेज, किसी किसी के ज्यादा हो सकते हैं, 175, 180, 190 हो सकते हैं। आमतौर पर 150 से ज्यादा लिखना मुश्किल लगेगा आपको शुरू में। और एक बात और है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग है बहुत ही खराब है, बोर्ड पे तो फिर भी ठीक आ जाती है, जब कागज पे लिखता हूँ तो नहीं पढ़ पाता हूँ उसको। तो सिंधु घाटी की लिपि और मेरी हैंड राइटिंग लगभग समान है, उसको पढ़ने के लोग कोशिश कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं तो पढ़ लेता हूँ अपनी हैंड राइटिंग है। हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, सिंधु घाटी को नहीं, अपनी वाली अपनी अपनी हैंड राइटिंग पढ़ लेता हूँ। तो पहली हैंड राइटिंग मेरी अच्छी थी जमाने में, फिर जब मैंने, मतलब एक टीचर ने मेरी व्यथा का समाधान कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हैंड राइटिंग खराब क्यों होती जा रही है, और होते होते इतनी खराब हो गई, कैसे हो गई? तो एक टीचर हमारे मित्र उन्होंने समाधान कर दिया, बोले कि सर जब हम बोर्ड पर लिखना शुरू करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी हैंड राइटिंग बोर्ड पर एडजस्ट हो जाती है और कागज पे खराब हो जाती है। तो मुझे बड़ी तसल्ली मिल गई उस दिन से कि लगता है इसलिए हो रहा है। हालांकि एक टीचर ने बाद में दुखी कर दिया, उसकी दोनों जगह ठीक आ रही है हैंड राइटिंग, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसकी वजह क्या, पर जो भी वजह हो। तो अगर मैंने लिखा और मुझे ही पढ़ना है तो मैं तो पढ़ ही लूंगा अंदाजे से, पर आपको ध्यान रखना कि आप लिखेंगे, पढ़ेगा कोई और। अब जो पढ़ेगा वो पढ़ सके, ये भी जरूरी है। तो 8 मिनट में 240 शब्द लिखना पर्याप्त नहीं है, ऐसी लिखावट में लिखना है कि उसको बाकी लोग पढ़ भी सके, है ना। लिख तो देंगे, घर से खींच लिख देंगे और बाद में लोग कहेंगे सीधा कहाँ से है भाई, ऐसे है कि ऐसे है, ये नौबत ना आ जाए, है ना। लिखना चाहिए साफ साफ, एक एक शब्द पढ़ा जाना चाहिए आराम से, तब उसका मतलब है।
अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में जो आईएएस के टॉपर्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी, मेरी अपनी समझ ये है कि उसमें हैंड राइटिंग की भी एक बड़ी भूमिका होती है। और हैंड राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर अगर हैंड राइटिंग आपकी, तो मान के चलिए कि आपकी सफलता की संभावना कम से कम 20-25% ज्यादा है। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25% कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं समझा दूंगा आपको। और ये बात लिखी नहीं है कहीं, ना भारत के संविधान में लिखी है, ना यूपीएससी के नियम में लिखी है कि हैंड राइटिंग अच्छी होने से नंबर ज्यादा दिए जाएंगे, ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी। जब कोई बच्चा पूछता है ऐसा लिखा तो नहीं है, रूल तो नहीं है, तो मैं उसको फिर एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? अपने बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच के बताइए। अगर कोई व्यक्ति दिखने में स्मार्ट है, हैंडसम है, या सुंदर है, या ब्यूटीफुल है, तो उसे जीवन में इस बात का फायदा मिलता है कहीं? आप लोग संकोच कर रहे हैं बताने में कि सारी पोल खुल जाएगी हमारी, ये बताएंगे तो संकोच मत कीजिए। मुझे आप अपना बड़ा दोस्त समझ सकते हैं, बड़ी उम्र का दोस्त समझ सकते हैं, खुल के अपनी बात कह सकते हैं। तो ईमानदारी से बताइए कि अगर कोई दिखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, तो उसे जीवन में किसी भी बिंदु पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्या? थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा मिलता है। एक आध बार या बार बार मिलता है? बार बार मिलता है ना? कई लोग इस भाव से कह रहे हैं कि हाँ मिलता तो क्या करें, नहीं ऐसे। और कुछ का भाव ये है कि हाँ ये लोग बड़ा परेशान करते हैं। लेकिन आप सब सहमत हैं, फायदा मिलता है। क्या कोई असहमत है इस बात से? कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, केवल व्यक्ति के गुणों का फायदा होता है, सौंदर्य का फायदा नहीं होता है। आप में से ऐसा कोई नहीं कह रहा। मतलब आदर्श बातें लिखी जाती है कहीं कहीं, होता तो झूठ ही है। आप सब जानते हैं कि सुंदरता का फायदा मिलता है, और कभी कभी आपने फायदा उठाया भी होगा। आप अपने आसपास के लोगों में सबसे स्मार्ट हैं, इसलिए आपको फायदा मिल गया होगा। आप सिंपल सा बताइए कि मान लीजिए आप कहीं जाएं, वहां 4 लोग हैं जिनमें से किसी एक से आपको बात करनी है, चॉइस आपकी है, आप कुछ नहीं जानते। उन चारों में से एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, बाकी एवरेज है। आप कहाँ जाएंगे बात करने के लिए? जाएंगे? आप लोग शर्मा रहे हैं कि हाय कैसे बोलेंगे बात हम। शर्मा तो यहाँ रहे हैं, वहां तो चले जाएंगे उसके पास बात करने के लिए, जाएंगे ना। अब ये बताओ कि एग्जामिनर के पास 4 उत्तर पुस्तिकाएं हैं, एक की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, एक की एवरेज है, एक की एवरेज थोड़ी कम है, और एक की ऐसी है कि उसको पढ़ना अपने आप में एक मतलब रिसर्च करने जैसा मामला है, श्रम साध्य कार्य है। तो आप ये बताएं कि वो इन सबसे बराबर खुश होगा या खुशी में अंतर रहेगा? काफी कुछ अंतर रहेगा। और अच्छी हैंडराइटिंग वाला व्यक्ति थोड़ा सा खराब उत्तर भी लिखेगा ना, तब भी नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। और बहुत चौपट हैंडराइटिंग वाला कितना ही अच्छा उत्तर लिख ले, वो उत्तर पहुंचेगा ही नहीं पते तक। एग्जामिनर देख रहा क्या है तो समझ नहीं पा रहा क्या है, तो 1-2 लाइन किसी तरह से पढ़ेगा और फिर वो छोड़ देगा, छोड़ो। और एग्जामिनर से बहुत मन नहीं करता उत्तर पढ़ने का, आपको पढ़वाना पड़ता है उत्तर। मैं क्लास में कई बार बताता हूँ, नाम तो नहीं बोल सकता हूँ, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि यूपीएससी के एग्जामिनर भी रहे, एक बार संयोग से मेरा मिलना हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोग जो चेक करते हैं यूपीएससी में, कैसे चेक करते हैं? क्योंकि मैं सुना था बहुत ज्यादा कि बड़ा खतरनाक तरीका चेक करने का, एक्सरे मशीन से चेक किया जाता है, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें सुनी थी हमने। तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि मेरे टीचर थे, मैंने कहा सर सही बताइए आप कैसे चेक करते हैं, क्योंकि हमें ना बड़ी गलत फहमियां हैं बच्चों के मन में। तो बोले किसी को बताओगे? तो नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने बताऊंगा कभी नाम नहीं बोलूंगा आपका नाम लिए बिना बताऊंगा जिसको बताऊंगा। तो बोले देखो ऐसा है, मैं उत्तर पुस्तिका केवल पहला प्रश्न चेक करता हूँ। और ये उस जमाने की बात है जब आंसर शीट अलग से होती थी। तब बच्चे क्या करते थे कि क्रम से नहीं लिखते थे, जिस क्रम में मन वो लिखा, भाई जो आंसर सबसे अच्छा आता है सबसे पहले वो लिखते थे, फिर नंबर 2, जैसे आपने बीएमए में किया होगा वैसे ही। बोले मुझे पता है कि बच्चे ने सबसे अच्छा आंसर नंबर 1 पे लिखा हुआ है, वो उसका बेस्ट लेवल है। और मैं पहला आंसर ठीक से चेक करता था, और मुझे उससे पता लग जाता था कि बच्चा कितने पानी में है। जैसे मानो 10 में से 6 नंबर के लायक है, तो मैंने उसमें 6 नंबर दे दिया। अब मैं समझ गया कि इसका मैक्सिमम लेवल 6 है, धीरे धीरे खराबी होगा इसके बाद वाला। तो जब 6 है तो मैं क्या करता था कि 6 नंबर दिमाग में रख के 6 से लेकर 4 की रेंज में नंबर देता रहता था आगे। चेक एक ही सवाल करता था, 6 नंबर, अगले सवाल में 8 बंद करके 5.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 5, फिर 4.5, फिर 5, 5.5, 4.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 5। अभी ऐसी मार्किंग है कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता इस पे। अगर 2 दिए हो तो सवाल पूछेगा नंबर कम कर दिया आपने। और बोले मुझे आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई, एक ही प्रश्न से काम चल जाता था मेरा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि परीक्षा की बहुत रुचि आपको उत्तर पढ़ने में नहीं होती है, आपको पढ़ाना होता है, मजबूर करना होता है। तो चैलेंज नंबर 1 आपके लिए क्या हो गया? मेंस के लिए, प्रीलिम्स का मैंने बता दिया था, मेंस के लिए चैलेंज नंबर 1 क्या है? 8 मिनट में 240 शब्द ऐसी हैंडराइटिंग में लिखना है कि पढ़ के मजा आ जाए, सुंदर हैंडराइटिंग में। अब कुछ बच्चे सोचने की हैंडराइटिंग सुंदर तो है नहीं, कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अगर हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है तो कम से कम थोड़ा बड़ा लिखिए, शब्दों के बीच में गैप थोड़ा सा ठीक रखिए, तो जितनी भी हैंडराइटिंग है थोड़ी सी सुंदर अपने आप उससे हो जाती है। और जिस दिन आपकी स्पीड 8 मिनट में 240 शब्दों की हो जाए इस तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ हिंदी मीडियम में हैंडराइटिंग की समस्या थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि मात्राएं होती हैं, शिरोरेखा होती है। इंग्लिश में स्पीड थोड़ी सी तेज होती है लिखने वालों की, एक ये बेनिफिट भी इंग्लिश मीडियम को मिलता है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते शायद। एक तरीका और बताओ, शिरोरेखा समस्या ना क्या होती है? क्या होती है शिरोरेखा बताओ? जिसमें शिरोरेखा लगी हुई है, तो शिरोरेखा में जो नहीं लगा है वो क्या है? वही शिरोरेखा है, यानी कि ये है शिरोरेखा, सिर पे लगने वाली रेखा, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। इसमें टाइम बहुत खर्च हो जाता है,
और हिंदी के विद्वानों से पूछो कि क्यों लगाते हो, बोलते हैं कि ये नहीं लगाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। मतलब कुछ भी ऐसी ऐसी बात कर देते हैं, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं मौसम, फिर तो ये मौसम हो जाएगा अगर शिरो रेखा नहीं लगाएंगे तो। आप उनसे पूछिए कि अंग्रेजी में तो नहीं लगाते, कुछ बिगड़ता है वहां पर। अरे भाई अगर आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मेंस लिखना है, अगर मैंने मेंस को सब जोड़ के लिखा और एंड ऐसे लिखा, इसमें गैप देके, कहां कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो आजकल कुछ लोग कहने लगे कि शिरो रेखा समय व्यर्थ करती है, उससे बचना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है आपके लिए बता रहा हूं, एक राज की बात। भारत सरकार का नियम बड़ा स्पष्ट है कि प्रिंटिंग में शिरो रेखा जरूरी है, लेखन में जरूरी नहीं है, ये नियम है। पर यूपीएससी का एग्जामिनर नियम पढ़ के आएगा जरूरी नहीं है, हो सके नियम ना पढ़ाओ, और पढ़ाओ तो उसको अच्छा ना लगाओ कि ये क्या नियम है, हम तो नहीं मानते, ये भी हो सकता है, क्या भरोसा भाई। और 60+ की उम्र के लोग हैं, उनका तो वैसे आपको पता है कि जो बैठा है मन में फाइनल वही बात नहीं मानते वो लोग। हाँ, इस उम्र में होता है, पीढ़ी संघर्ष हो जाता है। तो करना क्या चाहिए, अगर आपकी स्पीड ना बढ़े किसी तरीके से, तो फिर एक काम करना, 20 प्रश्न में से पहले 3-4 प्रश्न में शिरो रेखा लगाना अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसको छोड़ देना। परीक्षक को बस ये भरोसा हो जाए कि इसको लगानी आती है। ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ इसको लगानी आती है, पर बेचारा लगा नहीं पा रहा, चाहता है लगाना पर लगा नहीं पा रहा, कैसे लगाए, टाइम नहीं मिल रहा है इसको, प्रश्न पूरे भी तो करने हैं। अंत में टाइम कम बचे तो अगले आखिरी 2 सवाल में कम कम लिख के सारे सवाल पूरे कर देना, छोड़ना मत एक भी सवाल। अगर 10 ही मिनट बचे आखिरी सवाल में, तो 5-5 मिनट में 2 सवाल कर देना जो 2 बचे होंगे। ये नहीं कि एक पूरा कर दिया एक छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। मुझे कई टॉपर्स ने बताया कि पहली बार जब मेंस देने गए 5-5 सवाल छूट गए, मतलब 20 में से 15 ही कर पाए। और अगले साल 1 साल तक क्या किया, अपनी उंगलियों को सुजा सुजा के अभ्यास किया, दिन में 9-9 घंटे लिखा तेजी से, पूरे रजिस्टर भर दिए लिख लिख के, सिर्फ इसलिए लिखने की आदत, उंगलियां सूजी फूली, फिर ठीक हो गई। जब उंगलियों को लग गया कि सुधरेगा नहीं, तो वो समझ गए कि अब ठीक है, इतना अभ्यास कर लेना चाहिए। और अगली बार क्या हुआ, 20 के 20 सवाल कर दिए, उसके बाद भी 5-10 मिनट बच गए। उसमें फिर वो सजावट वाला काम, अंडरलाइन सुंदर सुंदर करना, हेडिंग बनाना, वो सब काम किया, जो अलंकार होते हैं, शोभाकारक धर्म होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहला चैलेंज क्या हो गया आप लोगों के लिए, 8 मिनट में, जोर से बोलो, बोल भी नहीं रहे तो कैसे लिखोगे। हाँ, 8 मिनट में 240 शब्द, और कैसी हैंडराइटिंग में, जैसा चेहरा देखना आपको पसंद है किसी का, वैसी हैंडराइटिंग में, सुंदर वैसी हैंडराइटिंग में कोशिश कीजिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप में से जिसने इस स्किल को डेवलप कर लिया और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक की गारंटी नहीं है, सिलेक्शन आप मान के चलिए कि 99% चांस है कि इस स्किल के आने के बाद सिलेक्शन तो हो ही जाएगा।